हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 20 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि यार एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हर साल पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिजिक्स के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। अब समय बहुत कम बचा है। देखो, जिसको यार वीडियो आखिरी तक देखना हो वही देखे, और जिसको ज़्यादा जल्दी वो वीडियो को तुरंत छोड़ के चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर खिलवाड़ आप करोगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो अगर आपको भी 70 नंबर चाहिए तो अच्छे से तैयारी आपको करनी होगी, ठीक है। तो आज हम 12th फिजिक्स 2024 के 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस साल का पेपर देखो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, ठीक है। जिसको पढ़ना हो वही वीडियो आखिरी तक देखे, ठीक है। तो देखो, देखते हैं 20 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखो, प्रश्न नंबर पहला है हमारा जो कि बहुत बार पूछा गया। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है उसकी आपको परिभाषा देनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे तैयार जरूर करना। तो देखो, अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। देखो यहाँ पे कहा गया लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, क्या कहा गया, लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसमें उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। देखो ध्यान समझना, कह रहा है लेंस की जो अवतल लेंस होता है, कह रहा है लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वह निश्चित बिंदु, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसमें उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखे। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो देखो, क्रांतिक कोण की परिभाषा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। देखो, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिख लेना, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कहा गया सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण को आपको पता है आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वही कहा गया सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण आई जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर का मान जो हो 90 डिग्री हो तो वह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। एकदम सरल परिभाषा है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण आई जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार तैयार आपको करने एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक है। तो और अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त से हम लोग फिजिक्स की तैयारी और केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो देखो, लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर डी होता है। क्या कहा गया, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं उल्टा, मतलब जो पी होता है वह 1/f के बराबर होता है। एफ होती फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम अर्थात फोकस दूरी का उल्टा के बराबर होती क्या, लेंस की क्षमता पी। कहा गया लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी होगी मीटर में नापी जाएगी और ये क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो देखो, कहा गया लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम अर्थात उल्टे के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर डी होता है, ठीक है। फॉर्मूला P = 1/f, जहां f फोकस दूरी, P आपका लेंस की क्षमता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 4, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, अपवर्तनांक n एवं लेंस की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 के बीच संबंध का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी हमने आपको कराया हुआ है। 1/f = n-1 और कोष्ठ में 1/r1 - 1/r2, जहां r1 r2 वक्रता त्रिज्या है, n आपका अपवर्तनांक है और f क्या है, फोकस दूरी। तो आप तो सिंपल हमने लिख दिया 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। सिंपल, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एक कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है। क्या कहा गया, कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा गया कांच का एक बना उत्तल लेंस है, उसे एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में हम लोग डुबो देते हैं जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है, ठीक है। द्रव का जो अपवर्तनांक है वो कांच से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा
प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कहा गया था क्वेश्चन कि अगर कांच का बना मान लो उत्तल लेंस है, उसे द्रव में किसी डुबोया जाता है और द्रव का अपवर्तनांक जो है जो इस कांच के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो इस लेंस की प्रकृति और इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर इसका यह है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका डेरिवेशन कीजिए, तो ये वाला भी हमने देखा हुआ है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू। देखो क्या फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, जहाँ ए प्रिज्म कोण है। ठीक है, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और आपका डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है, और एन अपवर्तनांक यहाँ लिख लेना प्रिज्म कोण। ठीक है, ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण, एन अपवर्तनांक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ये होता है, और सारे प्रतीकों का अर्थ आपको समझा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखो कहा गया नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, देखो क्या कहा गया, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो इस समंजन क्षमता से, नेत्र की वह क्षमता, ये नेत्र की ऐसी क्षमता है जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके दिया जाता है और उससे नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट था ये भी। और एक क्वेश्चन ये देखो हर साल पूछा जाता है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, जो दूरदर्शी होती है उसमें अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसका द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो देखो उसका आंसर क्या है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक के द्वारक को बड़ा बनाया जाता है। क्या कहा गया, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। प्रथम फोकस अभी देखा था, द्वितीय फोकस भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, तो देखो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में क्या अंतर है वो समझ लो। देखो लेंस का प्रथम फोकस पहले पढ़ो। कहा गया लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसमें उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस। और द्वितीय फोकस में कहा गया लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसमें उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये शब्द का अंतर समझो, उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो प्रथम फोकस, और अगर अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो वो लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो दोनों परिभाषा में कंफ्यूज ना होना, दोनों आपको अच्छे से याद करनी, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप देखो प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र बताया था, n इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे में साइन ए बाई टू। ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो आपसे कहा गया यदि प्रिज्म का कोण क्या है a और विचलन कोण है डेल्टा एम, तो कह रहा है प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर कर दे तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रिज्म का कोण जो a है उसे बराबर कर दिया न्यूनतम विचलन कोण के, मतलब a जो है डेल्टा एम के बराबर है। तो आप यहाँ से a की जगह क्या रख सकते हो, डेल्टा एम, और डेल्टा एम की जगह क्या रख सकते हो, a, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डेल्टा एम की जगह a रख दिया तो a प्लस ए बाई टू हो गया। देख लो ध्यान से, a तो a ही है और डेल्टा एम ए के बराबर तो ए रख दिया, अब तो ए प्लस ए बाई टू और बटे में साइन ए बाई टू। अब इसे सॉल्व कर लो, एन इक्वल टू साइन ए जोड़ दोगे 2a और बटे में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2a बटे 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिख लेना।
2a/2, क्योंकि ए जोड़ोगे 2a और बटे में 2, ठीक है। 2a/2 आएगा, यहाँ से 2 से 2 काट देना तो साइन ए और बटे में साइन a/2। देख लो ध्यान से, साइन ए जोड़ोगे 2a आएगा और बटे में 2, तो 2 से 2 को काट देना ऊपर वाला, बचेगा केवल a, तो साइन ए बटे में साइन a/2, ठीक है। अब साइन ए का फॉर्मूला एक होता है 2 sin a/2 और इंटू में cos a/2। साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 इंटू में cos a/2 और बटे में क्या है sin a/2, तो ऊपर भी sin a/2 नीचे भी sin a/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos a/2, और जो कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब प्रिज्म का कोण बराबर हो किसके, न्यूनतम विचलन कोण के, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 cos a/2। आपको इसी टाइप से सॉल्व करके दिखा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, देख सकते हो इस टाइप से आपको सॉल्व करना था पूरा। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया था कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन में NV माइनस 1, जहाँ NV क्या है आपका वायलेट, V फॉर वायलेट मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, R फॉर रेड अर्थात लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक बटे बैंगनी का अपवर्तनांक -1, ठीक है। तो ये है वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी दो घटनाएं जो कि तरंग प्रकृति दर्शाती हैं, पहली है व्यतिकरण और दूसरा है विवर्तन। इसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, तो कहा गया ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहा गया, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, और ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण पे होता है, तो वही कहा गया ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, और ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को यार हल्के में न लेना, तैयार जरूर करना, ठीक है, तो पेपर में आते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। विवर्तन क्या होता है प्रकाश का, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कहा गया जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर क्या हो जाता है, किनारों से मुड़ जाता है, इस टाइप से मुड़ जाता है, तो यह घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है, देख सकते हो, ठीक है। सिंपल, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन या फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, तो कहा गया वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। क्या कहा गया, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, मतलब प्रकाश की ऐसी ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देखो कहा गया ना उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु को देखो उस धातु को प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। आप देखो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ये धातु को काट देना, ठीक है, उसे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और फॉर्मूला होता है W = h न्यू नॉट, जहां W कार्यफलन है, ठीक है, जहां W क्या है कार्यफलन, H क्या है प्लांक नीतांक, न्यू नॉट है आपका देहली आवृत्ति। तो ये फॉर्मूला होता है कार्यफलन का W = h न्यू नॉट, जहां W कार्यफलन, H प्लांक नीतांक और न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन समझ गए, मतलब ऐसी ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिख देना W = h न्यू नॉट, जहां W कार्यफलन, H प्लांक नीतांक, न्यू नॉट देहली आवृत्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चारों देख रहे हैं, ठीक है। देहली आवृत्ति क्या होती है, तो देखो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहा गया, ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके देहली आवृत्ति कहलाती है, मतलब कि ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ठीक है, तो वह आवृत्ति ही देहली आवृत्ति कहलाती है, और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करा सके आपकी देहली आवृत्ति कहलाती है, और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
अगला नंबर है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अर्थ समझाइए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, उसका अर्थ समझाइए। तो देखो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। देखो कहा गया, जब किसी धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। देख लो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, याद जरूर कर लेना। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो कहा गया, देहली तरंगदैर्ध्य किसी धातु पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम मान जिसमें तरंगदैर्ध्य का, देखो आप पढ़ो, कह रहा किसी धातु पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम मान जिसमें तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसे लैम्बडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल समझो क्या है, कह रहा है कि ऐसी अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। वही चीज सिंपल है कि ऐसी अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम मान जिसमें तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसे लैम्बडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, देहली तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन है, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो, डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य है उसका मान डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के मान के समान होता है। मतलब कि जो डेविसन तथा जर्मर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य होती है वो किसके बराबर होती, डी ब्रोगली की इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है। ये चीज हमें निष्कर्ष मिला है कि मतलब डेविसन तथा जर्मर के अनुसार इलेक्ट्रॉन से जो संबद्ध तरंगदैर्ध्य होती है वो किसके बराबर होती है, डी ब्रोगली की तरंगदैर्ध्य के मान के समान होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निरोधी विभव क्या होता है। ठीक है, तो निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव है। ठीक है, यहाँ लिख लेना न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है। क्या कहा गया, निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया ऐसा ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से जो उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है उस विभव को ही निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहा गया, निरोधी विभव ऐसा विभव है, धन प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। ठीक है, सिंपल इतना तक आप याद रख लो कि जो मतलब इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है ऐसा विभव क्या होता है, निरोधी विभव होता है। ठीक है, तो ये थे 20 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनको यार आपको तैयार जरूर करना है, हर साल एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हर साल के पेपर से हमने ढूंढ के निकाले थे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे इसी तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी की भी मिल जाएगी और आपकी मैथ की भी। ठीक है, तो आप जाके सारे मस्त तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, और किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।